नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बिहार विधान मंडल परिसर में हमारी मौजूदगी है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो बारिश हो रही है और चूंकि सियासी माहौल है तो खबरों की बारिश भी वैसी ही हो रही है, तो ये खबरें पहुंचाना भी हमारा दायित्व है। लेकिन इन सबके बीच छपरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां बारिश और कटाव जो है वो काल बनकर आया है। छपरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर दीवार गिरा। एक यूट्यूबर खबर करने गया हुआ था, उसी दौरान दीवार गिरी और दीवार गिरने से 3 लोग दब गए। और बताया जा रहा है कि इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर काफी भयानक है और कहा भी जाता है कि कब किसकी मौत कहां आ जाए, कैसे आ जाए, ये कोई कुछ कह नहीं सकता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। घटना सोनपुर प्रखंड के सबलपुर पश्चिमी पंचायत की है। एक लोकल यूट्यूबर कटाव पीड़ितों का बयान ले रहा था, तभी पीछे की दीवार गिरने लगी। उसने हाथ लगाकर दीवार को गिरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार धड़ाम से गिर जाती है, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। मलबे में 3 महिला दब गई। हादसे में एक महिला की मौत तक हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त बयान ले रहा यूट्यूबर भी सहित 2 अन्य लोग भी मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे देखेंगे हम लोग, वोटे नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, छपरा की ये तस्वीर है और ये तस्वीर कितनी भयावह है कि मौत कब कहां और कैसे आ जाए, उसकी तस्वीर ये बानगी है। देखिए, चीख पुकार, लोग वहां चिल्ला रहे हैं। उनकी आंखों के सामने ये महिलाएं दब गई, उनकी आंखों के सामने एक महिला की मौत हो गई। और ये पूरी तस्वीर सामने तब आई जब एक लोकल यूट्यूबर कटाव पीड़ितों का बयान ले रहा था और तभी पीछे की दीवार गिरती है। वो हाथ लगाकर दीवार को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि जान बचाई जा सके, जो महिलाएं हैं उनको बचाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और दीवार धड़ाम से गिर पड़ती है, जिसके बाद चीख पुकार मचती है और इस मलबे में 3 महिला दब जाती है। और इस हादसे में एक महिला की मौत। प्रशासन की तरफ से भी वहां पर मौजूदगी है। और बता दें कि हादसे के वक्त जो यूट्यूबर बयान ले रहा था और उसके सहित 2 अन्य लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो रोंगटे खड़ी करने वाली है। और देखिए, मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब सियासी बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव का चेहरा ही देखकर आप वोट कीजिए। अब ऐसे में सवाल कई उठने लगे। घटक दलों के मन में भी कई सवाल है कि जब 243 सीट पर तेजस्वी यादव लड़ेंगे तो बाकी घटक दलों का क्या होगा। बीजेपी, एनडीए के जो नेता है वो भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इस बयान पर अब सफाई दे रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने महागठबंधन ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए इस बार तेजस्वी को देखकर वोट दीजिएगा, ऐसा भी कहा। 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी के इस बयान से बिहार में सियासी खलबली मच गई है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी तेजस्वी के बयान का ये कहकर समर्थन कर रही है कि महागठबंधन के तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बयान का मतलब यही है, तो एनडीए तेजस्वी के बयान के बहाने महागठबंधन पर तंज कस रही है। तेजस्वी यादव जी, दिवा स्वप्न देखना बंद करिए। अकेले पूरे बिहार की सीटों पर लड़ने का दम आप में नहीं है। ऐसी बयानबाजी कर आप कांग्रेस पर, अपने महागठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाइए। बिहार की जनता को आपके चेहरे पर भरोसा नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं कि आपके चेहरा को देकर बिहार की जनता वोट दे? पता है आपको, आपके चेहरा से चारा घोटाला का दाग है आपके चेहरा में।
अलकतरा घोटाला का दाग है। इतना बड़बोलापन है उनका, 243 सीट में लड़ेंगे, मुझे देख करके दीजिए क्या किया है आपने बिहार की राजनीति में भाई, सिवाय इसके कि चारा घोटाला, युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में जमीन और संपत्ति हड़पना, और महागठबंधन के नेताओं को सोचना है, जो घटक दल है उनके नेताओं को, कि उनका वजूद फिर इनकी नजरों में है का। उन्होंने ठीक ही कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए समन्वय के साथ चुनाव मैदान में जाने का काम करेगी। इंडिया अलायंस के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, उनके साथ सभी घटक दल ने परस्पर तरीके से सारी बातों को रख के ये डिसाइड किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बिहार के मुद्दों को, बिहार के जनता के अधिकार की बात करेगी और एक साथ मिलकर 243 सीटों पर लड़ेगी और इंडिया गठबंधन वोट जोड़ वाले सरकार को हरा देगी। तेजस्वी के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर खटपट चल रही है। कांग्रेस तेजस्वी का चेहरा मानने को तैयार दिख नहीं रही। दूसरी तरफ सीट को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है। क्या ऐसे में तेजस्वी ने ये बयान देकर महागठबंधन के दलों पर दबाव की राजनीति का नया दाव खेल दिया है? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, आरजेडी के नेताओं सहित खुद तेजस्वी यादव खुद को सीएम का चेहरा बता चुके हैं, लेकिन इस बयान को लेकर के जब भी कांग्रेस से बात की जाती है तो कांग्रेस इस पर हामी भरती हुई नहीं नजर आती है। सवाल यही है कि जब कांग्रेस आरजेडी के साथ है तो क्या आरजेडी के साथ बात नहीं बन पा रही है? सीएम फेस को लेकर के कांग्रेस बार बार यही कहती है कि पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद सीएम फेस तय करेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव के चेहरे से कांग्रेस को इतना डर है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव का ये एकदम ताजा बयान है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी ने फिर से बताने की कोशिश की कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है और उनके नाम पर ही लोग वोट दें। तेजस्वी यादव का ये बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। सुना आपने, तेजस्वी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके गठबंधन की सहयोगी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के चेहरे वाले सवाल को टालते रहे हैं। अभी महज 2 दिन पहले ही लगातार 2 दिनों तक राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस के सवाल को ये कहते हुए गोल गोल घुमा दिया कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। अल्लावरू को तो छोड़ दीजिए, खुद राहुल गांधी ने अररिया में तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल को गोल गोल घुमाया था। सवाल यह है कि बार बार इशारा करने के बावजूद कांग्रेस आखिर तेजस्वी के नाम पर सहमत क्यों नहीं हो रही? क्या तेजस्वी को चेहरा बनाने से डर लगता है? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेज प्रताप के संगठन टीम तेज प्रताप में कई दल शामिल हुए। बिहार गठबंधन, इसका नाम तेज प्रताप यादव ने इसे दिया है और कहा है कि हम बिना सीएम फेस के, और हमारे कोई लालसा भी हमारी नहीं है कि कोई सीएम बने, लेकिन हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो तेज प्रताप यादव लगातार इस चुनाव को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो उनके छोटे भाई तेजस्वी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर लगातार उनका मूवमेंट हो रहा है। कभी किसी को खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी खुद घर पर आमंत्रित भी कर रहे हैं। लेकिन इस बिहार गठबंधन को लेकर के तेज प्रताप ने क्या कहा है, वो बयान आपको सुनाते हैं। कई एक पार्टी हमारे इस संगठन में सब लोग शामिल हुआ और सभी लोग का मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। सब लोग मिलजुल के चुनाव को लड़ा जाएगा, अपनी लड़ाई को लड़ा जाएगा, अपने विचार के साथ लड़ा जाएगा, दमखम के साथ लड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग गठबंधन बना रहे हैं। गठबंधन का नाम है बिहार गठबंधन। बिहार गठबंधन में सभी दलें हैं मेरे साथ। तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, उनका आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री चेहरा का, अब आप इस सब चीज में फंसा रहे हैं। घूम फिर करके आप परिवार पे आते हैं।
घूम फिर के अभी जनता हमारा परिवार है, जनता हमारा मुख्यमंत्री है। देखिए, माँ शब्द को राजनीति के तराजू में नहीं तोला जाए, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा के लोग हों, इसमें माँ जैसे शब्द को ये राजनीति तराजू में नहीं तोलना चाहिए, नहीं तो पाप होता है और प्रकोप बरसता है भगवान का। इसलिए इन चीजों से बच कर रहना चाहिए। माँ जो है भगवान स्वरूपी हैं। 9 महीने गर्भ में माता रखती हैं बच्चों को, समझे? तो इसलिए किन्हीं को भी ये राजनीति नहीं होना चाहिए माँ जैसे शब्द पे। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पे दिखाई देते हैं और पूर्णिया के जीएमसीएच वो अचानक पहुंच गए, जिसके बाद से वहां जीएमसीएच के अधीक्षक भी पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा तेजस्वी यादव ने लिया और साथ ही साथ बताया कि क्या वहां पर खामियां है, किस तरीके की गड़बड़ी है, उसको भी उन्होंने देखा और समझा। बता दें कि सूचना मिलते ही जीएमसीएच के अधीक्षक संजय कुमार भी भागे भागे पहुंचे। तेजस्वी यादव ने अधीक्षक से जीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर चर्चा की, साथ ही उन्हें वहां की खामियों को सुधारने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सैकड़ों करोड़ की लागत से जीएमसीएच का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, लेकिन आज भी मरीज और बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं। ये आकर के हम देखे क्या हो गया। नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया। एक्सरे हुआ है सर। बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? और देखिए, बिहार की इस सियासी माहौल में, चुनावी वक्त में एटीएम और चेक वाली राजनीति हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जन सुराज की अगर बात करें, प्रशांत किशोर की अगर बात करें, तो वो एटीएम जैसा कुछ कार्ड लोगों तक पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो चेक दे रही है और ये दोनों पार्टियां ये वादा कर रही है कि कैसे हम लाखों का बचत कर सकते हैं। हालांकि जनता इससे कितना लुभाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच अगर हम बिहार सरकार की अगर बात करें तो जो महिला रोजगार योजना बिहार सरकार ने लाया और 10,000 रुपए की जो पहली किस्त है वो डीबीटी के जरिए देने की अब कवायद भी शुरू हो चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो भी योजनाएं बाकी जो विपक्ष के दल लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उसका कार्ड जो है वो बिहार सरकार ढूंढ ले रही है। और ये बिहार सरकार भी लगातार कह रही है कि हम लगातार बिहार में महिलाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष जो लोक लुभावन बातें कर रहा है उसका कितना फायदा उसे इस चुनाव में मिल पाता है। बिहार में एनडीए की लगभग 2 दशक से सरकार है और बिहार की आम जनता अपनी बेसिक सुविधाएं जो उनका मौलिक अधिकार है उनसे सरकार ने उनको वंचित कर रखा। स्वास्थ्य के मामले में उनके वही हाल है जिस तरह से शिक्षा बेहाल है, और यही नहीं जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर है, जिस तरह से आर्थिक खाई गरीब गरीब है और अमीर बहुत अमीर है, इन सभी चीजों को समानता देने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने घर घर अधिकार जन जन अधिकार का एक गुलदस्ता लाया है, जहां पे स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग 25 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। 8वीं से 12वीं बच्चों को एक टैबलेट दिया जाएगा। भूमिहीन जो जमीन है जिनके पास नहीं है उन लोगों के 3 से 5 डिसमिल तक जमीन दिए जाएंगे। जन स्वराज पार्टी ने परिवार लाभ कार्ड योजना लाया है जिसके तहत 20,000 रुपए तक का लाभ प्रत्येक परिवार को मिल जाए, इसकी योजना बनाई गई है। जिसके अंदर जन स्वराज पार्टी ने जो 5 चीजें कही हैं उसी के हिसाब से पहला, कोई भी व्यक्ति जो बिहार से बाहर पलायन करके गया है और अगर वो यहाँ आए तो उसको 12 से 15,000 रुपए तक की नौकरी की व्यवस्था कराई जाएगी। दूसरा ये कि जो पेंशन है वो 2,000 रुपए दिया जाएगा। प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सबकी पार्टी जनता के साथ फ्रॉड करने में लगी है। कोई चेकबुक बांट रहा है, कोई एटीएम कार्ड के साथ बांट करके भ्रमजाल फैला रहा है, तो कोई माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रहा है। मैं तो बिहार के माताओं बहनों से अपील करता हूं कि कोई अपना व्यक्तिगत जानकारी इन लोगों को न दे। ये लोग राजनीतिक रूप से दलाल हैं, बिजनेसमैन हैं और ये आपके निजी डाटा का ये बेचेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे।
देखिए, जनता से धोखाधड़ी के मामले में प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी ने नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर के एटीएम में और कांग्रेस पार्टी के चेकबुक में जीरो बैलेंस है, खाता खाली है, क्योंकि इनके पास ना तो काम का बैलेंस है और न जनता के विश्वास की पूंजी है। बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर के नकली एटीएम और कांग्रेस के फर्जी चेकबुक से। और इस बीच देखिए पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों की परेशानी जो है वो कम नहीं हुई है। और इसी वजह से जो शिक्षकों की नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कह रहे हैं कि हमने आवेदन कर दिया, डेडलाइन तक खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद हमें ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा है, हमारी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। और इसको लेकर के शिक्षकों में जो गुस्सा है वो देखने को मिल रही है। शिक्षकों की नाराजगी बढ़ी है। 31 अगस्त तक समीक्षा होनी थी, ग्रीवांस के आधार पर समीक्षा होनी थी। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, ट्रांसफर पोस्टिंग की डेडलाइन खत्म, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों की परेशानी कम नहीं हुई, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, राज्य में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है और उसके बाद शिक्षा विभाग ने एक राहत की खबर दी थी कि जिन्हें आपत्ति है, जिनका स्थानांतरण सही जगह नहीं हुआ है और जो संतुष्ट नहीं है, उनके लिए ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना था और उन्हें एक तरह से आवेदन करने का मौका मिला था, जो कि 31 अगस्त तक उसकी समीक्षा होनी थी। और इसको लेकर जिला स्थापना समिति का गठन किया गया था। डीएम की अध्यक्षता में शिकायतों पर एक तरह से निपटारा होना था। लेकिन बता दें आपको कि 31 अगस्त को समीक्षा नहीं हुई। उसके बाद 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो है जो ट्रांसफर पोस्टिंग की कार्रवाई थी उसको पूरा करना था, ये भी नहीं हुआ और डेडलाइन खत्म हो गई है। और अब तक जो शिक्षकों का ग्रीवांस के आधार पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग होना था वो नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश हो गया। बता दें आपको कि डीएम की अध्यक्षता में डीडीसी, डीईओ, आरडीडी और जो डीपीओ हैं वो इस पर कार्रवाई करने वाले थे, जिसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनको ट्रांसफर का आदेश जारी करना था, लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ है। और शिकायत दर्ज करने के बाद भी शिक्षा कोष पर अब भी ग्रीवांस के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में हजारों की संख्या में शिक्षक हैं और कहा जा रहा है कि 10 तक ही डेट था। बिल्कुल, तो ये इंतजार है और इंतजार कितना बढ़ेगा ये भी देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार पीएफआई यूनिट का जो चीफ है उसकी गिरफ्तारी हुई है, किशनगंज से ये गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए, लगातार पिछले कई दिनों से इस पीएफआई पर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और इन सबके बीच बड़ी जो सफलता है वो हाथ लगी है, जहां ये चीफ यूनिट की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि किशनगंज से पीएफआई सरगना महबूब आलम गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने पीएफआई की बिहार यूनिट चीफ को गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश केस में यह गिरफ्तारी हुई है। महबूब आलम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, तो बड़ी कामयाबी एनआईए को मिली है, जहां पीएफआई की बिहार यूनिट चीफ महबूब आलम गिरफ्तार हो चुका है। नरेंद्र मोदी 15 सितंबर यानी कल पूर्णिया आ रहे हैं और उसके पहले एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पीएफआई के बिहार के प्रमुख, जो पिछले कई दिनों से किशनगंज में छिप कर रह रहा था, महबूब आलम उर्फ महमूद नदवी को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक एक दिन पहले जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई चीफ को गिरफ्तार किया है और जो जानकारी मिली है 2022 फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश मामले को लेकर जो चार्जशीट दायर की गई थी उसमें महबूब आलम को 19वां आरोपी बनाया गया था। यह जो कार्रवाई की गई है उसमें प्रतिबंधित पीएफआई के 26 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था उसी मामले में एनआईए ने ये एक्शन लिया है। महबूब आलम पर गैरकानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। महबूब कटिहार जिले के बंसीवाड़ी रामपुर हसनगंज का रहने वाला है। वो पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई सालों से उसकी तलाश में थीं। फिलहाल एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। अप्रैल 2025 यानी इसी साल वह किशनगंज के मोहिद्दीन नगर में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम किशनगंज पहुंच गई है। वह हलीम चौक स्थित फातिमा गर्ल्स स्कूल में शिक्षक था। स्कूल में उस पर आरोप है कि वह छात्राओं को इस्लामिक शिक्षा के साथ हिजाब पहनने का दबाव बनाता था। पीएफआई विदेशी फंडिंग से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में संगठन की गतिविधियां सामने आने के बाद सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था।
एनआईए को शक है कि नदवी के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। करीब 2 साल तक ओमान में रहने के बाद वह भारत लौटा था। मार्च 2025 से किशनगंज में एक निजी स्कूल में शिक्षक बनकर वह रह रहा था। टीम इस दिशा में उससे गहन पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो नदवी को आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है और इस पूरे मामले की तफ्तीश गहन जांच जो है वो भी चलेगी। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं और देखना होगा एनआईए और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कैसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और देखिए इस बीच बड़ी खबर है, जहां माता वैष्णो देवी यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है। कारण ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी देखना है और ऐसे में इस यात्रा को स्थगित किया गया है। बता दें कि यात्रा आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम की वजह से इस यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो खबर सामने आ रही है कि अगली सूचना तक ये यात्रा स्थगित रहेगी, यानी कि यात्रा कब तक स्थगित रहेगी इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन अगले आदेश तक बताया जा रहा है कि यात्रा स्थगित कर दी गई है। यानी कि जब मौसम ठीक हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगी तो हो सकता है कि फिर से इस यात्रा की शुरुआत हो। लेकिन फिलहाल यही खबर श्रद्धालुओं के लिए कि माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण यह यात्रा स्थगित की गई है। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।